गुड इवनिंग। GS 5 यूपी स्पेशल का जो पीसीएस मेंस का पेपर है उसका दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसकी बात कर रहे थे। और यहाँ आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश का महाजनपद कालीन इतिहास और बुद्ध से संबंधित जो भी उत्तर प्रदेश में जो साइट्स हैं, जो क्षेत्र हैं, उनकी हम लोग बात आज करें। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू होने के बाद कृषि, उद्योग और व्यापार में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा तेजी आई, एक तरीके से क्रांति आ गई। इससे समाज में आर्थिक समृद्धि बढ़ी और साथ ही साथ लोहे के उपयोग से जो अस्त्र और शस्त्र बने, उनकी वजह से युद्ध और राज्य विस्तार में भी बहुत ज्यादा परिवर्तन आया, तेजी आई, क्योंकि अब बेहतर हथियार होते थे, मजबूत हथियार होते थे। और उनका इस्तेमाल करके अब जो उस समय के शासक थे, वो शासक अब युद्ध में बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे वो अब महाजनपदों में कन्वर्ट होने लगे। उन जनपदों का महाजनपदों के रूप में विकास होने लगा और हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत का पहला नगरीकरण था, उसके बाद अब ये दूसरे नगरीकरण की शुरुआत होती है भारतीय उपमहाद्वीप में। इन जो भी महाजनपद हैं, इन महाजनपदों का उल्लेख हमको बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। ठीक है, इनका उल्लेख हमको बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ जो सुत्त पिटक है, बौद्ध ग्रंथ, इन महाजनपदों का उल्लेख हमको बौद्ध और जैन साहित्य में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, है ना। और इनमें 16 महाजनपदों की सूची देकर रखी गई है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पर देकर रखी गई है? सुत्त पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंगुत्तर निकाय में, और भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों की सूची देकर रखी गई। इसके अलावा एक और बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावस्तु। इस महावस्तु नाम के बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तमिल ग्रंथ है एक जो संगम कालीन तमिल ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पादिकरम। उस शिल्पादिकरम में 3 महाजनपदों के नाम हमको मिलते हैं, जिनमें से एक है मगध, दूसरा है वत्स और तीसरा है अवंती। तो इन 3 महाजनपदों के नाम हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन सभी महाजनपदों का जो विकास है वो महात्मा बुद्ध के समय तक हो चुका था। अब ये जो 16 महाजनपद हैं, ये कौन कौन से हैं? तो इनमें है पहला हमारे पास अंग। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। और अगर इसका हम क्षेत्र देखें तो आज का जो बिहार है, इस आज के बिहार का जो भागलपुर जिला है और जो मुंगेर जिला है, तो आज के बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में ये जो अंग महाजनपद था, इसका विस्तार था। दूसरा जो महाजनपद है वो है मगध। मगध की जो राजधानी थी वो पहले गिरिव्रत थी। गिरिव्रत के बाद ये राजधानी बदलकर इसकी राजगृह या राजगीर हो जाती है और पाटलिपुत्र। ठीक है, बिहार जो है, ये जो मगध है, ये मगध महाजनपद आज के बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार राज्य में आज का जो पटना है, जो गया है और नालंदा के जो इलाके हैं, ये सब इलाकों में इस मगध महाजनपद का मूल विस्तार था। तीसरा महाजनपद है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये वैशाली जो वज्जी महाजनपद है, ये भी बिहार राज्य जो आज का है, इसके मुजफ्फरपुर और वैशाली के इलाकों में विस्तारित था। चौथा महाजनपद काशी है, जिसकी राजधानी वाराणसी है, जो कि उत्तर प्रदेश में, और आज का जो बनारस है जिसे हम वाराणसी भी बोलते हैं, वो यहाँ का बेसिकली एरिया था। वत्स, वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और आज के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और मिर्जापुर के इलाके इस महाजनपद के भाग थे। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास का एक जिला है, वो भी यहाँ का भाग था। कोसल जो है छठा महाजनपद है हमारे पास। और एक कोसल महाजनपद जो है, ये इसकी जो राजधानी थी वो दो थी। एक उत्तरी कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, और दक्षिणी कौशल की जो राजधानी थी वो कुशवती। और आज का जो अयोध्या है, गोंडा है, बहराइच है और जो अवध है, वो इस महाजनपद के मुख्य भाग होते थे। नेक्स्ट है हमारा मल्ल। मल्ल की दो राजधानियां थी, एक कुशीनारा थी और एक पावा थी। एक कुशीनारा थी और एक पावा थी। अगला जो महाजनपद है हमारे पास है वो है कुरु। कुरु
महाजनपद की सबसे शुरुआती राजधानी आसंदीवत थी। आसंदीवत के बाद इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर होती है। और आज के उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है, ठीक है, और हरियाणा का जो कुछ भाग है वो ये इस महाजनपद का भाग थे। यहाँ पर ये महाजनपद विस्तारित। पांचाल, जहाँ की पांचाली महाभारत कालीन पांचाली थी या द्रौपदी थी, जहाँ के राजा द्रुपद थे, ये भी एक महाजनपद था। और अगर हम देखें तो आज का जो उत्तर प्रदेश का बदायूं इलाका है, बदायूं, जो बरेली है, और जो हमारा फर्रुखाबाद इलाका है, ये पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। और इस पांचाल महाजनपद के दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल और दूसरा था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कंपिल्य थी। शूरसेन जो महाजनपद है, ये आज का जो ब्रज क्षेत्र है, इस ब्रज क्षेत्र में विस्तारित था। और इस शूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। मत्स्य जो महाजनपद है, ये आज के राजस्थान, राजस्थान के जयपुर, ठीक है, अलवर, इन इलाकों में विस्तारित था। और इसकी जो राजधानी थी वो विराटनगर थी। ऐसे ही अवंती जो महाजनपद है, ये मध्य प्रदेश का जो मालवा क्षेत्र है, उस मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में विस्तारित था। और ये अवंती के दो पार्ट थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। ठीक, जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और जो दक्षिणी अवंती थी इसकी राजधानी महिष्मती थी। चेदी जो अगला महाजनपद है वो भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड इलाका है, उस बुंदेलखंड इलाके में इस महाजनपद का विस्तार था। और बुंदेलखंड के इसी चेदी जो महाजनपद है, इसी से एक शाखा जो उठ के चली जाती है, कहाँ पर, उड़ीसा में चली जाती है, जहाँ का जो मशहूर शासक है वो है खारवेल। और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हमारा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो खारवेल था वो इसी चेदी वंश का शासक था, जो इस चेदी महाजनपद से उठकर जाती है उड़ीसा के इलाकों में। अगला दक्षिण भारत का जो अकेला एक महाजनपद है वो है अश्मक। अश्मक महाजनपद की जो राजधानी थी वो कोटली थी। और ये बेसिकली दक्षिण भारत में जो गोदावरी नदी है, उस गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। उत्तर पश्चिम भारत में दो महाजनपद थे। एक गांधार था जो सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिम में स्थित था, आज के अफगानिस्तान में। माना जाता है, गांधार, ये कहा जाता है कि जो कंधार है वही ये प्राचीन गांधार था, जहां पर महाभारत कालीन गांधारी और शकुनी का हमको उल्लेख मिलता है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और इसकी एक और राजधानी बताई जाती है जो कि है पुष्कलवती। ये पुष्कलवती कुछ और नहीं, आज का जो पेशावर है इसी को पुष्कलवती कहा जाता था। तो गांधार की दो राजधानियां, एक तक्षशिला और दूसरी पुष्कलवती, जिसको आज पेशावर कहा जाता है। अगर हम इसके एरिया को देखें तो आज का जो रावलपिंडी है, कश्मीर का कुछ इलाका है, अफगानिस्तान का कुछ इलाका है, वहां पर ये गांधार महाजनपद विस्तारित था। कंबोज एक और महाजनपद है जो आज के जम्मू और कश्मीर के इलाके पर है। और इसकी राजधानी जो राजापुर थी, जिसको हम आज राजौरी के नाम से जानते हैं। तो ये 16 महाजनपद। अब इन 16 महाजनपदों में से जो कुछ में राजतंत्र था, और जो दो, वज्जी और मल्ल, यहाँ पर हमारे पास गणतंत्र। अब इन 16 महाजनपदों में से कुछ में राजतंत्र था और कुछ में गणतंत्र था। लेकिन अब क्योंकि हम ये टॉपिक जो है वो मेंस के, जीएस के पेपर 5 के कंटेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम केवल यहाँ उन्हीं महाजनपदों के बारे में विस्तार में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो अब इन 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में थे। तो अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप देखें तो इन 8 महाजनपदों का हम पहले नाम देख लेते हैं। जो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, ये है हमारे पास, पहला काशी है, वत्स है, कोसल है, मल्ल है, कुशीनारा है, कुरु है, पांचाल, शूरसेन और चेदी। ठीक, यानी कि फिर से एक बार, काशी, वत्स, कोसल, मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनारा और पावा थी, कुरु, पांचाल, शूरसेन और चेदी, ये महाजनपद उत्तर प्रदेश के महाजनपद हैं। अगर हम इनकी मैप की बात करें, अगर आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पर इन महाजनपदों के बारे में आ जाता है मेंस में, तो आपको उत्तर प्रदेश का मैप बना के इनको जरूर से जरूर दिखाना है। तो अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप देखें तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश का मैप बना रहे हैं। प्रैक्टिस करिए जिससे कि ये मैप आप बहुत जल्दी और आसानी से बना सकें। ठीक है,
ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। उस उत्तर प्रदेश के मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो इलाका है, ये इस जगह पर आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो इलाका है यहाँ पर आपका कुरु महाजनपद है। ये आपका कुरु महाजनपद है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे, ये उत्तरी पांचाल है, और ये जो है ये दक्षिणी पांचाल यानी कि पांचाल महाजनपद है। ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पर आपका कौशल महाजनपद है। ठीक, कौशल महाजनपद के बाद इस जगह पर आपका मल्ल महाजनपद है। यहाँ पर काशी है। यहाँ आपका इलाहाबाद के पास वत्स महाजनपद है। और ये बुंदेलखंड का इलाका है। इस बुंदेलखंड के इलाके में ये चेदी महाजनपद है आपका, ये चेदी महाजनपद है। और यहाँ पर जो मथुरा के आसपास का इलाका है, ये है आपका सूरसेन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 आपके महाजनपद है। ये जो आपका मैप है, ये मैप में आपको प्रॉपर दिखानी है पोजीशन कहाँ पर है किस महाजनपद की, और लेबलिंग करनी है। लेबलिंग का मतलब है नाम डाल देने और आखिरी में यहाँ पर लिख देना है उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद। ये नीचे आपको जरूर लिखना है, जिससे कि ये पता चले एग्जामिनर को कि मैप किस लिए बनाया गया है, क्या दिखाने के लिए आपने ये मैप बनाया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको उत्तर प्रदेश का मैप, भारत का मैप, एशिया का और विश्व का मैप बनाना जरूर आना चाहिए। और कोशिश करिए कि इनकी प्रैक्टिस इस तरीके की हो कि 30 से 45 सेकंड के अंदर आप पूरा मैप बना ले और मैप बना के उसकी लेबलिंग कर लें। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, और इससे ज्यादा समय आप लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने क्वेश्चन के साथ समझौता करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए केवल कंटेंट तैयार करना जरूरी नहीं होता है, बल्कि जितना जरूरी कंटेंट तैयार करना होता है उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आप उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, और आप लिखने के साथ साथ समय सीमा के अंदर लिखने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये मैपिंग जरूरी होता है, कुछ क्वेश्चन का इंटीग्रल पार्ट होता है, और जहां पर आंसर्स में इसकी जरूरत है वहां पर मैप आपको देना कंपलसरी है। देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा मैप बना लेंगे और बहुत जल्दी बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो महाजनपद है हम लोगों ने देखे उत्तर प्रदेश के महाजनपद। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो महाजनपद की हम डिटेलिंग पढ़ रहे हैं, ये दो कंटेक्स्ट में हमारे लिए जरूरी है। पहली तो ये जरूरी है कि किसी एक महाजनपद के बारे में पूछ लिया जाएगा कि भाई ये महाजनपद के बारे में बताइए। ठीक है, या अगर सारे महाजनपद पूछते कि उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की विवेचना करो, या उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के बारे में बताइए, उन पर रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए, तो आपको सभी महाजनपदों के बारे में केवल नाम लिख के काम नहीं चल जाएगा। अगर 12 मार्क्स का आता है तो आपको उन 200 शब्दों में कम से कम 2 2 3 3 4 4 लाइनें आपको वहां पर जरूर लिखनी होंगी हर महाजनपद के बारे में। लेकिन अगर किसी महाजनपद के बारे में स्पेसिफिकली आ गया कि भाई काशी महाजनपद के ऊपर टिप्पणी कीजिए, या उत्तर प्रदेश में स्थित जो मल्ल महाजनपद है उसके बारे में टिप्पणी कीजिए, या उत्तर प्रदेश में स्थित सूरसेन महाजनपद पर टिप्पणी कीजिए, तो आपको उस पर पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा। 125 मार्क्स का आ जाता है, 125 वर्ड्स का आ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग कितना लिखना पड़ेगा। 200 वर्ड्स का तो मुश्किल है अगर एक इंडिविजुअल पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर पूछते तो आप मैपिंग के साथ उसको दिखाकर लिख सकते हैं। इसके अलावा कहीं कभी कभी पूछ देता है कि एक जगह का नाम देगा, कह देगा काशी की सांस्कृतिक जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है उत्तर प्रदेश में, वो बताइए, या इलाहाबाद का सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो उसको आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिखने में, उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट लिखने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना
पड़ेगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले काशी महाजनपद की। ठीक। तो काशी जो महाजनपद है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो काशी महाजनपद मगध का उत्कर्ष होने के पहले अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद है वो शक्तिशाली महाजनपद हमारा मगध था। लेकिन मगध महाजनपद के उदय के पहले, मगध महाजनपद के सबसे शक्तिशाली बनने से पहले जो जो महाजनपद सबसे शक्तिशाली था वो काशी था। ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी थी। अब वाराणसी का जो नाम है ये वहां पर बहने वाली दो नदियों के नाम पर पड़ा था। एक उसकी उत्तर में बहती थी और एक दक्षिण में बहती थी। उत्तर में बहने वाली नदी का नाम वरुणा था और दक्षिण में बहने वाली नदी का नाम असी था। क्या है, हाँ, ये अलग बात है कि आज की डेट में ये नदियां नदियां कम बल्कि नाला ज्यादा बन चुकी हैं और गंगा में जाके ये पूरी वाराणसी की गंदगी को मिलाती हैं। तो आज की डेट में वरुणा और असी नदियों की वो है, वो एक नाले के रूप में ज्यादा है। आप जाकर देखेंगे तो आप इनकी दयनीय स्थिति को देख के खुद भी अचंभित रह जाएंगे कि ये जो प्राचीन काल की महाजनपद काल की जो नदियां हैं, जिनकी इतनी इंपॉर्टेंस रही होगी किसी जमाने पे, वो आज की जो स्थिति में है। तो वाराणसी का जो ये नाम है ये वहां पर बहने वाली दो नदियों के नाम पर पड़ा है, जो गंगा की बेसिकली सहायक नदियां हैं। एक नदी है वरुणा और दूसरी है असी, और इन्हीं वरुणा और असी के नाम पर इसका नाम पड़ जाता है वाराणसी। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर ये काशी नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी एक ये दृष्टांत आता है कि बौद्ध काल के आसपास जब समय है, जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु, वो कैसे कपड़े पहनते तो हम देखते थे वो गेरुए रंग से मिलते जुलते रंग के कपड़े पहनते थे, जिस रंग को काषाय, जिन कपड़ों को काषाय कहा जाता था। ठीक है। तो ये माना जाता था कि जो अंग वस्त्र बौद्ध भिक्षु पहनते थे, जो वस्त्र बौद्ध भिक्षु पहनते थे, जिनको काषाय कहा जाता था, उन काषाय नाम के इन वस्त्रों का जो उत्पादन होता था, जो बनाए जाते थे, वो काशी में बनाए जाते थे। और इन्हीं काषाय वस्त्रों के नाम से इस जगह का नाम काशी पड़ जाता है। ठीक। काशी का जो शुरुआती उल्लेख है वो हमको अथर्व वेद में मिलता है। और बौद्ध धर्म का एक जातक है जिसका नाम है गुतिल जातक। बौद्ध धर्म के गुतिल जातक में काशी को भारत की सबसे प्रमुख नगरी कहा गया है। काशी को सर्व प्रधान नगरी कहा गया है। इस गुतिल जातक में काशी को सर्व प्रधान नगरी कहा गया है। और ऐसे ही एक और ग्रंथ है महाबद्ध ग्रंथ। महाबद्ध ग्रंथ में भी काशी की शक्ति और काशी की समृद्धि का वर्णन किया गया है। काशी के जो शासक थे वो बेसिकली विदेहन वंश से संबंधित थे। किस वंश से? विदेहन वंश से संबंधित थे। और शतपथ ब्राह्मण में काशी के शासक भद्रसेन, अजात शत्रु का उल्लेख है। भद्रसेन, अजात शत्रु का उल्लेख है। इसके अलावा वैदिक साहित्य में ही दो और शासकों जिनका नाम दिवोदास है और अश्वसेन है, इनका भी उल्लेख यहाँ पर हमको मिलता है। भद्रसेन, अजातशत्रु के नाम का उल्लेख हमको मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। और वैदिक साहित्य के अलग अलग दूसरे ग्रंथों में हमको दो और शासकों दिवोदास और अश्वसेन का भी उल्लेख मिलता है। अश्वसेन जो थे, जिनका उल्लेख यहाँ पर मिल रहा है, वो बेसिकली 23वें जैन तीर्थंकर जो थे, पार्श्वनाथ एंड पार्श्वनाथ के पिता थे, है ना। तो अश्वसेन, जिनका ये नाम यहाँ पर उल्लेख हम लोगों ने किया है, ये 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता थे। और काशी जो है प्राचीन काल में घोड़ों के व्यापार और सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र होता था। आगे समय जब बीतता है तो मगध का राजा जो अजातशत्रु होता है, वो काशी का जो शासक था विदुधाब, इसका काशी का शासक जो विदुदाब था, विदुदाब जो था वो बुद्ध का समकालीन शासक था काशी का, उसको हरा कर काशी का मगध में विलय कर लेता है। तो यहाँ पर काशी किससे मिल जाती है? मगध में विलीन हो जाती है। कौन करता है? अजातशत्रु करता है। और उस समय काशी के शासक कौन था? विदुदाब था, जो कि बुद्ध का समकालीन। तो ये काशी के बारे में हमारी बात हो गई। काशी के बाद जो अगला महाजनपद उत्तर प्रदेश का है वो है वत्स। वत्स जो महाजनपद मैंने भी कुछ देर पहले बताया, वत्स महाजनपद में आज का इलाहाबाद, मिर्जापुर और उसके आसपास का इलाका जो कौशाम्बी जिला है, ये सब बेसिकली शामिल थे वत्स महाजनपद में, जो कि यमुना के किनारे
जो स्थित एक नगर है कौशाम्बी नगर। आज भी कौशाम्बी स्थित है इलाहाबाद और कानपुर के बीच में, इलाहाबाद और फतेहपुर के बीच में कौशाम्बी नगर पड़ता है। ये वत्स की राजधानी था और ये इतना समृद्ध था, ये इतना समृद्धिशाली था कि इसको लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। इसे कौशाम्बी को, जो कि इसकी राजधानी थी, उसको लखपति व्यापारियों का नगर कहा जाता था। विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण विष्णु पुराण में जो वत्स है, इसको कुरुओं की एक शाखा माना जाता है। ये कुरुओं की ही एक शाखा मानी गई। और विष्णु पुराण में कहा गया है कि वैदिक काल में कुरु राजवंश का जो शासन था वो दिल्ली, हरियाणा के साथ साथ इलाहाबाद और मिर्जापुर तक फैला हुआ था। और उस समय इसकी राजधानी जो थी वो हस्तिनापुर थी। ठीक। लेकिन उत्तर वैदिक काल के समय एक बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ की वजह से जो हस्तिनापुर है वो नष्ट हो जाता है। हस्तिनापुर नष्ट हो जाता है। और जब हस्तिनापुर नष्ट हो जाता है तो एक राजा होता है उस समय का, तत्कालीन निचच्छू। निचच्छू नाम का एक शासक होता है, वो अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है कहाँ पर, कौशाम। और अब यहाँ पर दो राजधानियां हो गई, एक कौशाम्बी हो गई और एक हमारी पुरानी। ठीक है, जो नष्ट हो गई और फिर बाद में उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ। आगे चलकर अब यहाँ पर ये जो कुरु वंश है ये दो भागों में बट जाता है। एक वास्तविक जो कुरु मूल चला आ रहा था वो, और एक दूसरा हमारे पास कौन सा, दूसरा हमारा ये जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और इसको क्या बोला गया, इसको वत्स बोला गया। और जैसा मैंने कहा कि ये सभी जो महाजनपद थे, बुद्ध के आने तक, बुद्ध के उद्भव तक, बुद्ध के उदय तक ये सब विकसित हो चुके थे। और बुद्ध के समय जो वत्स महाजनपद था इसका शासक उदयन था। कौन था, उदयन था। उदयन ने मगध और अवंती महाजनपद के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। वहीं उदयन और अवंती एक और महाजनपद है जो मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में पड़ता है। तो उदयन और अवंती की राजकुमारी वासव दत्ता है, और इन वासव दत्ता की प्रेम कहानी पर कई सारे नाटक संस्कृत में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर इनमें से एक नाटक महाकवि भास ने लिखा है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता, ये किसने लिखा है, महाकवि भास ने लिखा है। ऐसे ही एक और साहित्यिक कृति है रत्नावली, इसको हर्ष ने लिखा था। इस हर्ष में भी और इस रत्नावली में भी, और जो प्रियदर्शिका है, इस प्रियदर्शिका एक और वो है, इसमें भी ये जो आ, उदयन है और जो वासव दत्ता है इनकी प्रेम कहानी का उल्लेख मिलता है। कौशाम्बी में एक विहार भी है जिसका नाम है, एक इंपॉर्टेंट विहार है जिसका नाम है घोषिता राम विहार। सेकंड, घोषिता राम विहार। ये एक विहार है। ये विहार कहाँ पर है, ये विहार है कौशाम्बी में। ये जो विहार है ये एक सेठ था जिसको श्रेष्ठी बोला जाता था, तो श्रेष्ठी घोषित ने बुद्ध को दिया। ठीक है। कौशाम्बी से ही हमको उदयन के राजमहल के अवशेष भी मिले हैं। उदयन जैसा हम लोगों ने देखा ये बुद्ध का समकालीन था। और एक बौद्ध भिक्षु थे पिंडोला भारद्वाज। कौन, पिंडोला भारद्वाज। इन पिंडोला भारद्वाज से ये जो उदयन था इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और उदयन ने बौद्ध धर्म को अपने राज्य का राज धर्म भी घोषित किया था। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर बौद्ध धर्म आ जाता है तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन उदय जो थे वो बुद्ध के समकालीन शासक थे। और बुद्ध के समकालीन शासकों में से किस किसने बौद्ध धर्म को अपनाया था और किस किसने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म घोषित किया था, जिसमें से एक नाम हमारे पास उदयन आता है। अब जो वत्स राज्य है ये अपनी सैन्य शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। और ये माना जाता है कि यहाँ के जो सेना थी उस सेना में हाथियों की बहुत अधिक संख्या थी। बाद में समय बीतता है और शिशुनाग वंश का जो शिशुनाग है वो शिशुनाग वत्स को मगध में मर्ज कर लेता है, मगध में मिला लेता है। तो वत्स जो है वो मगध का एक भाग बन जाता है शिशुनाग के सत्तारूढ़ होने के बाद। अगला जो महाजनपद है वो है कोसल। ये जो कोसल महाजनपद है बेसिकली आज का अयोध्या,
गोंडा, बहराइच, बस्ती, श्रावस्ती, लखनऊ और आसपास के जो क्षेत्र है उनमें इसका विस्तार। उत्तर की तरफ अगर देखें तो ये नेपाल की तराई से लेके दक्षिण में सई नदी, लखनऊ में है सई नदी, ठीक है, सई नदी जिसका प्राचीन नाम सर्पिका या सयंदिका था, ठीक है, सर्पिका या सैंडिका था, वहां तक फैला हुआ था। पूर्व में यह गंडक नदी और पश्चिम में पांचाल और गोमती नदी तक इसका विस्तार। ध्यान रखिएगा, जो सरयू नदी थी वो इस कोसल महाजनपद के बीच से निकलती थी और इसको दो भागों में बांटती थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और दक्षिणी कोसल की जो राजधानी थी वो कुशावती। इसके पहले अगर हम महाकाव्य काल की बात करें तो इसी कौशल की राजधानी जो थी वो अयोध्या या साकेत थी। हम जानते हैं आ, भगवान राम को कौशलेंद्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कौशल जो राज्य था उसके राजकुमार थे, बाद में उसके राजा बनते हैं। और उस समय जो राजधानी थी वो क्या थी? वो अयोध्या या साकेत मानी जाती थी। तो महाकाव्य काल का मतलब हो गया रामायण का। उस समय राजधानी अयोध्या साकेत थी और जब महाजनपद काल के समय आते हैं तो ये राजधानी हमारी बन जाती है श्रावस्ती और बन जाती है कुशावती। बुद्ध के समय यहाँ पर जो समकालीन शासक बुद्ध का था वो था कौन सा? वो था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत यहाँ का समकालीन बुद्ध का शासक था। और बुद्ध और प्रसेनजीत की एक मीटिंग का, एक मुलाकात का उल्लेख भी हमको मिलता है। मध्य प्रदेश में एक जिला है सतना, सतना में एक स्तूप है भरहुत स्तूप। उस भरहुत स्तूप में बुद्ध और प्रसेनजीत की मुलाकात का, मीटिंग का उल्लेख किया गया है। प्रसेनजीत ने अपनी बहन कौशल देवी का जो विवाह है वो मगध के राजा बिंबिसार के साथ किया था। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जब उसने अपनी बहन कौशल देवी का विवाह मगध के राजा बिंबिसार के साथ किया तो उसने बिंबिसार को काशी दहेज के रूप में दे दिया था। तो बिंबिसार के साथ जब उसने अपनी बहन का विवाह किया तो उसने काशी दहेज के रूप में बिंबिसार को दे दिया था। बाद में प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा का विवाह भी बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के साथ साथ कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिंबिसार की बहन का प्रसेनजीत की बहन का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ और प्रसेनजीत की बेटी वजीरा का विवाह जो है वो बिंबिसार के बेटे अजात शत्रु के साथ कर दिया गया था। यानी कि वो बुआ और भतीजी का विवाह पिता और पुत्र के साथ हुआ। अब यहाँ पर काशी का मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। मैंने अभी बताया था कि काशी को अजात शत्रु ने विबुदाब को हराकर मगध में मिला लिया। तो काशी एक ऐसा महाजनपद था जिस पर आसपास के महाजनपद अधिकार करना चाहते थे। अब शुरुआत में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और काशी के एक राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल के एक राजा दधीची को हराकर उसे काशी में मिला लिया। ऐसे ही अंग और मगध भी शुरू में काशी के अधीन थे और आगे चलकर कौशल के कंस ने काशी पर आक्रमण करके कौशल को अलग किया और कंस के पुत्र और प्रसेनजीत के पिता महाकौशल ने काशी को कौशल में ही मिला दिया और फिर इसे दहेज में दे दिया गया। और फिर ये वहां पर चला गया, दोबारा अलग हुआ और ये चीज बार बार क्रम चलता रहा और आखिरी में अजातशत्रु ने इसे पूरी तरीके से मगध में मिला लिया। तो काशी का क्या सीन है ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। प्रसेनजीत का जो पुत्र है विबुदाब या विद्युब भी उसको बोलते हैं, उसका एक मंत्री दीघचारायण था। तो प्रसेनजीत के पुत्र ने अपने मंत्री या काशी के यहाँ के मंत्री दीघचारायण के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करने के बाद यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया, राजगद्दी पर अधिकार कर दिया। जब विबुधाव ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया अपने पिता को हटाकर, तो उसका जो पिता था प्रसेनजीत वो यहाँ से भागता है, मगध की ओर जाता है, लेकिन मगध पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही प्रसेनजीत की मौत हो जाती है। यहाँ पर राप्ती नदी बहती है। राप्ती नदी, राप्ती नदी जिसका जो प्राचीन नाम है वो है अचिरावती। ये जो अचिरावती है, ये जो अचिरावती है इसके तट पर श्रावस्ती स्थित है जो कि राजधानी थी उत्तरी कौशल की। ठीक है, श्रावस्ती उत्तरी कौशल की राजधानी थी।
इसी श्रावस्ती को ही सहेत महेत भी कहा जाता है। और यहीं पर जेतवन जो विहार है बौद्ध धर्म से संबंधित, वो यहीं पर स्थित है। और बुद्ध ने अपने जीवन के का जो सबसे अधिक समय है, सर्वाधिक समय है, वो श्रावस्ती में ही बिताया था। और यहीं पर, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उन्होंने श्रावस्ती में बिताया था, तो उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश भी श्रावस्ती में ही दिए। और श्रावस्ती में ही एक और नदी है रोहिणी नदी। इस रोहिणी नदी पर बुद्ध के द्वारा एक बांध का निर्माण भी करवाया गया था। किस नदी पर? रोहिणी नदी पर एक बांध का निर्माण बुद्ध के द्वारा करवाया गया था। और बौद्ध धर्म के जो चार निकाय हैं, हाँ एक सेकंड में इसको साफ कर देता हूँ। बौद्ध धर्म के जो चार निकाय हैं, जिनके नाम है दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। ठीक है। इन अंगुत्तर निकायों में से जो 871 जो सुत्त हैं, सुत्त मतलब सूक्त हैं, ये सूक्त जो है वो श्रावस्ती पर आधारित। जैसे अंगुत्तर निकाय किसका है? सुत्त पिटक का एक भाग है। तो ऐसे ये चार निकाय हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय। सबको अगर मिला लिया जाए तो जितने भी सूक्त हैं या सुत्त हैं, उन सुत्तों में से 871 सुत्त श्रावस्ती पर आधारित। अगला है हमारा मल्ल महाजनपद, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोकेशन हम लोगों ने अभी देखी। मल्ल जो है वो एक गणतंत्र था, जो 9 कुलों का समूह था। पहले जो मल्ल था वो गणतंत्र नहीं था, शुरुआत में वो एक राजतंत्र था, और बाद में वो एक गणतंत्र में या गणराज्य में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो है यहाँ पर जो आज का देवरिया है, जो आज का बस्ती है, गोरखपुर है, सिद्धार्थ नगर और जो कुशीनगर है, इन सब इलाकों में ये मल्ल गणराज्य विस्तारित। मल्ल जो है बेसिकली अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में एक एक कबीला था, एक ट्राइब थी, एक जनजाति थी, जिसको मल्ल कहा जाता था। और उत्तर वैदिक कालीन ये जो मल्ल ट्राइब है, ये मल्ल ट्राइब आगे चल के दो भागों में बट जाती है, जिन्होंने मल्ल गणतंत्र और ये मल्ल गणतंत्र की स्थापना की। मल्ल जो गणराज्य है ये हिरण्यवती और कुत्था नदियों द्वारा दो भागों में विभाजित है। हिरण्यवती और ककुत्था नदियों के द्वारा दो भागों में विभाजित है। और इस इन दो भागों की राजधानियां अलग अलग है। एक भाग की राजधानी कुशीनगर और दूसरी भाग की राजधानी पावा। आज अगर देखें तो कुशीनगर में जो कसिया है, और पडरौना जो एक इलाका पड़ता है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो पावा, जिसे आज फाजिल नगर के नाम से पुकारा जाता है, फाजिल नगर के नाम से पुकारा जाता है, वो यहाँ की राजधानियां थी। पावा में मल्लों के द्वारा एक संस्थागार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक संस्थागार बनवाया गया था। कहाँ पर? पावा में। किसके द्वारा? मल्लों के द्वारा बनवाया गया था। और इस संस्थागार का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था उबटक। ये इंपॉर्टेंट है, उबटक नाम रखा गया था। इस संस्थागार का जब उद्घाटन किया गया, संस्थागार का मतलब जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह इस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, उसको संस्थागार बोला जा रहा है। तो ये जो संस्थागार उबटक बनवाया गया मल्लों के द्वारा, जब उसका उद्घाटन किया जा रहा था, तो इसके उद्घाटन के समय जो बुद्ध थे वो आए थे पावा में। और कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि ये जो उबटक नाम का जो संस्थागार था, इसका जो उद्घाटन किया था, इसका जो इनॉग्रेशन किया था, वो महात्मा बुद्ध के द्वारा ही किया गया था। ठीक। पावा के बाद, इसका उद्घाटन करने के बाद, बुद्ध जो है वो पहुंचते हैं हिरण्यवती और कपुत्था नदियों को पार करके कुशीनारा पहुंच जाते हैं। और यही कुशीनारा में बुद्ध जो है वो अपने जीवन के अंतिम दिन बिताते हैं। कुशीनारा में ही महात्मा बुद्ध का और पावा में जो है वो महावीर स्वामी का निधन होता है। ध्यान रखिएगा, मल्ल गणराज्य की दोनों जो राजधानियां हैं, इन दोनों राजधानियों में तत्कालीन समय के दो महान व्यक्तियों का निधन होता है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निधन होता है और पावा में महावीर स्वामी का निधन होता है। महात्मा बुद्ध का जब अंतिम संस्कार होता है तो उनके अवशेषों को कुशीनगर के संस्थागार में, एक संस्थागार ये पावा में है जिसका उद्घाटन किया, और फिर कुशीनारा में भी एक संस्थागार है, कुशीनारा में भी एक संस्थागार है। तो उनकी जो मृत्यु होती है वो कुशीनारा में होती है, कुशीनारा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और कुशीनारा के संस्थागार में
उनके अवशेषों को 7 दिनों तक रखा जाता है। यहीं पर उनके अवशेषों के 8 भाग किए जाते हैं और जिन पर बाद में स्तूप बनाए जाते हैं उनके अवशेषों पर। ठीक है। ऐसे ही महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है, कहाँ पर मृत्यु होती है? मल्ल महाजनपद में ही पावा में मृत्यु होती है उनकी। तो पावा में उनकी मृत्यु के बाद जो मल्ल हैं और जो लिच्छवी हैं वो उनके निर्वाण पर, उनकी ये मानते हुए कि अब उनको मुक्ति मिल गई है, वहां पर प्रकाश पर्व मनाते हैं। आगे चलकर समय जब बीतता है तो मगध का जो शासक अजातशत्रु है वो मल्ल महाजनपद पर आक्रमण करके इसको मगध में मिला लेता है। अगला जो महाजनपद है वो है कुरु। ऋग्वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वैदिक काल में बहुत छोटे छोटे कबीले होते थे जिनको जन कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में ये जब लोहे का खोज हो जाती है और लोहे की खोज से अच्छी तरीके से खेती की जाने लगती है, साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार में लोहे के बने हुए जो हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो जन है, ये जन अब विकसित होकर जनपद में बदल जाते हैं। और इस समय यहाँ पर दो प्रमुख कबीले होते हैं, एक होता है भरत और एक होता है पुरु। ये दोनों कबीले भरत और पुरु मिल जाते हैं और मिलकर जो एक नया कबीला यहाँ पर कंबाइंड कबीला बनता है उसको कुरु कहा जाता है। ये जो कुरु कबीला है अब जो है ये सरस्वती और जसदती नदियों के इलाके में बस जाता है। उसके बाद ये जो कुरु इलाका जो कबीला है अपना विस्तार करता है और विस्तार करते करते आज का जो दिल्ली का इलाका है और गंगा यमुना के द्वार का जो ऊपरी इलाका है, कुरुक्षेत्र के आसपास का जो इलाका है, इस पूरे इलाके पर ये अपना अधिकार करना शुरू कर देता है। इस पूरे इलाके पर ये अपना अधिकार कर लेता है। ठीक। कुरु और पांचाल एक और महाजनपद है। और कुरु और पांचाल इन दोनों महाजनपदों को शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। किसे कहा गया है? कुरु महाजनपद को और पांचाल महाजनपद को, क्योंकि ये दोनों अभी लिंक करेंगे हम लोग आगे जब चलेंगे। कुरु महाजनपद को या कुरु राज्य को भारतीय इतिहास का पहला राज्य माना जाता है और इसकी जो शुरुआती राजधानी है, जब ये शुरुआत में ऊपरी गंगा दोआब में आकर बसता है, आज का जो हरियाणा का इलाका है, तो यहाँ की जो शुरुआती राजधानी होती है वो आसंदीवत होती है। इसकी जो शुरुआती राजधानी होती है वो आसंदीवत होती है और बाद में जब इसका विस्तार गंगा यमुना दोआब में होना शुरू हो जाता है तो इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर को बना लिया जाता है, जो आज के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है कि कुरु राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और ना ही कभी ओले पड़े, यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर जो है वो कुरु महाजनपद पे नहीं आया। इस कुरु महाजनपद के जो प्रमुख शासक हैं उनमें एक नाम आता है वल्लिक का, एक नाम आता है परीक्षित का, एक नाम आता है जन्मेजय का और एक नाम आता है निचच्छू का। ये वही निचच्छू है जो यहाँ पर बाढ़ आने पर यहाँ से इसको अपनी जो राजधानी है वो शिफ्ट कर लेता है कौशाम्बी में और बाद में कौशाम्बी में वत्स महाजनपद की नींव पड़ती है। एक इतिहासकार हुए हैं विट्जेल। विट्जेल के अनुसार जो परीक्षित यहाँ का राजा था, परीक्षित ने और परीक्षित के जो पुरोहित थे उन्होंने ही सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में जो भी वैदिक साहित्य रचा गया उसका संकलन प्रॉपर तरीके से किया था। कुरु में पहले राजतंत्रात्मक शासन था जो बाद में गणतंत्र में बदल जाता है। और ऐसे जो भी महाजनपद हैं या ऐसे जो भी राज्य हैं जो पहले राजतंत्रात्मक थे और बाद में गणतंत्र में बदल जाते हैं, उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो शब्द है राज शब्दोपजीविन। राज शब्दोपजीविन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पहले राजतंत्र था और बाद में ये गणतंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे महाजनपदों को राज शब्दोपजीविन कहा गया है। खासतौर से अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है उसमें। बुद्ध के समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था कौरव्य। बुद्ध का समकालीन शासक यहाँ का था कौरव्य। कुरु के बाद जो अगला आता है वो है हमारा पांचाल। पांचाल जो है हम लोगों ने देखा आज का कौन सा इलाका था, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के आसपास का इलाका ये था। और यहाँ पर भी ऋग्वैदिक कालीन दो जो थे कबीले थे, जन थे, क्रीवी और तुर्वस। तो जैसे वहां पर भरत और कुरु ने मिलकर कुरु
बनाया था। वैसे यहाँ पर कृवि और तुर्बस जो जन है ये मिलकर यहाँ पर पांचाल जनपद और आगे चलकर पांचाल महाजनपद की स्थापना करते हैं। उत्तर वैदिक काल का यह सबसे विकसित राज्य था, जिसकी जो राजधानी थी वो कंपिल्य थी। इसके अलावा अहिछत्र भी, क्योंकि पांचाल दो पार्टों में डिवाइडेड था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, कांपिल्य थी। तो ये जो महाजनपद था ये बेसिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद के इलाकों में था, तो ये गंगा जमुना का दोआब पड़ता है। और बरेली के इलाके को हमारे रुहेलखंड के नाम से जानते हैं, यानी कि आज के रुहेलखंड और गंगा यमुना दोआब के इलाके में फैला हुआ था। यहाँ के जो प्रमुख शासक हैं वो है प्रवाहन जाबाली, प्रवाहन जाबाली, अरुणी, विश्वकेतु और शोण सात्रासा। जिनमें से जो श्रोण सात्रासा है, इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि जो पांचाल है दो पार्ट में डिवाइडेड था, उत्तरी पांचाल में और दक्षिणी पांचाल में। तो ये जो डिवीजन था वो गंगा नदी के द्वारा किया जाता था। गंगा नदी इसको दो पार्ट में डिवाइड करती थी और उसी आधार पर ये उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल कहलाया, जिनकी राजधानियां अलग अलग थी, अहिछत्र और काम्पिल। कन्नौज जो जिला है फर्रुखाबाद के पास का ही जिला है। तो कन्नौज, जिसे प्राचीन काल में महोदया नगर कहा जाता था, महोदयाश्री कहा जाता था, कान्यकुब्ज भी कहा जाता था, वो भी इसी पांचाल महाजनपद का ही भाग था। पांचाल भी अगर देखा जाए तो पहले एक राजतंत्र था, जो आगे चलकर गणतंत्र में बदल जाता है। और क्योंकि ये भी राजतंत्र से गणतंत्र में बदला, इसीलिए कुरु की तरह पांचाल को भी राज शब्दोपजीविन कहा गया है। इसको भी राज शब्दोपजीविन कहा गया है। अगला जो महाजनपद है वो है अपना शूरसेन। आज का मथुरा के इलाका जो ब्रज इलाका है, ये पूरा जो ब्रज इलाका है ये शूरसेन महाजनपद के क्षेत्र में आता था। और इसका जो उल्लेख है वो भारतीय महाकाव्यों, महाकाव्य है, मिस्टेक है, भारतीय महाकाव्यों, देखो रामायण और महाभारत में भी हुआ है। ठीक है। तो शूरसेन का जो लेख है वो रामायण और महाभारत में भी हुआ है। महाभारत में तो देखिए शूरसेन या मथुरा ये पूरा इलाका भगवान कृष्ण से संबंधित ही था। तो मेगस्थनीज जो एक यात्री था, मेगस्थनीज ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इसका उल्लेख किया है। और मेगस्थनीज ने इसका जो नाम दिया है वो शूरसेनाई है। ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं, सही से लिखा है। और इसकी राजधानी उसने क्या बताई है, मथुरा नहीं मेथुरा उसने बोला है इसको। और ये माना जाता है ऋग्वेद में एक एक जन बताया गया है, एक जनजाति बताई गई, एक ट्राइब बताई गई, जिसका नाम रखा गया था यदु। यदु जो जाति है, यदु जो जन है, यदु जो जनजाति, ये माना जाता है कि ये जो शूरसेन महाजनपद है उसके पहले जनपद था, इसका जो स्थापना की थी वो इसी यदु जन के, यदु कुल के लोगों ने की थी। बाद में यहाँ पर अंधकों और वृष्णियों का अधिकार हो जाता है। तो जो अंधक और जो वृष्णि है, ये वृष्णि कुछ और नहीं, ये जो यदु ट्राइब है, इसी यदु ट्राइब से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, कुछ शाखाएं निकलती हैं। और ये उसी यदु की ही शाखाएं हैं जिनका ये अधिकार कहाँ पर है, शूरसेन में है। महाभारत में और पुराणों में जैसे मैंने भगवान कृष्ण का नाम लिया, भगवान कृष्ण को जो यदुवंशी कहते हैं उनको यहाँ का शासक बताया गया है। बुद्ध के समय की अगर बात करें तो बुद्ध के समय यहाँ का जो शूरसेन का शासक था उसका नाम था अवंतिपुत्र। बुद्ध का समकालीन जो शासक यहाँ का था उसका नाम था अवंतिपुत्र। और ये बुद्ध का शिष्य भी था, जिसने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। अगला जो हमारे पास है वो है चेद। आज का जो बुंदेलखंड का इलाका है, इस बुंदेलखंड के इलाके में यमुना और केन नदी के आसपास के इलाके में ये जो चेदी महाजनपद था ये स्थित था। चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो सुत्थिवती या सूक्तिमती थी।
तो दो ही नाम मिलते हैं, सोत्तीवती, उसी का बदला हुआ रूप हमारे पास सूक्तिमती है। अभी सूक्तिमती की वास्तविक लोकेशन कहाँ है ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जो इतिहासकार हेमचंद राय चौधरी हैं और एक अंग्रेज इतिहासकार है F.E. पारजीटर। क्या? F.E. पारजीटर। इनके अनुसार जो आज का बांदा है, ये बांदा ही सूक्तिमती या सोत्थिवती था, या बांदा के आसपास का कोई इलाका ये रहा होगा। वहीं एक और आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है दिलीप कुमार। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट दिलीप कुमार हैं, इनके हिसाब से कहाँ होनी चाहिए? रीवा में होनी चाहिए। हेमचंद राय चौधरी और रफी पालजीटर क्या बताते हैं? बांदा या बांदा के आसपास का इलाका। और आर्कियोलॉजिस्ट दिलीप कुमार क्या बताते हैं? रीवा बताते हैं। और वो इसको सब्सटैंशिएट करने की भी कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि रीवा से उनको एक प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और उनके हिसाब से जो प्राचीन नगर के जो अवशेष मिले हैं, यही प्राचीन चेदी महाजनपद की राजधानी सूक्तिमती या सत्तीवती है। चेदी महाजनपद की दो प्रमुख शासकों के नाम यहाँ पर हैं, एक है उपरिचर और दूसरा है क्या? शिशुपाल। शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा। शिशुपाल वध आपने जरूर सुना होगा हिंदू माइथोलॉजी में, जिसका वध किसने किया था? भगवान कृष्ण ने किया था। ये माना जाता है कि जो शिशुपाल है वो भगवान कृष्ण की बुआ, कुंती भी भगवान कृष्ण की बुआ थी, है ना। जो अर्जुन थे और जो भगवान कृष्ण थे, ये फुफेरे भाई थे। तो जो कुंती है, कुंती की एक और बहन थी श्रुतकीर्ति, तो वो भी भगवान कृष्ण की बुआ हुई। तो ये जो शिशुपाल था, ये कुंती की बहन श्रुतकीर्ति का पुत्र था, यानी कि पांडवों का मौसेरा भाई था, और कृष्ण का फुफेरा भाई था, भगवान कृष्ण का। ठीक। जब इसका जन्म होता है तो उसके जन्म पर एक आकाशवाणी होती है। बेसिकली क्या होता है कि इसके कई सारे हाथ, कई सारे पैर और कई सारे सिर होते हैं। तो इसका रूप देख के इसकी माता जो है, जो माँ श्रुतकीर्ति है, वो बड़ी परेशान हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, और वो भगवान से प्रार्थना करती हैं। तो वहां पर एक आकाशवाणी होती है कि जिस भी व्यक्ति की गोद में जाकर ये सामान्य रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसी व्यक्ति के द्वारा इसका वध होगा, उसी व्यक्ति के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान कृष्ण जब वहां पर आते हैं, भगवान कृष्ण इसको अपनी गोद में लेते हैं, तो इसके जो भी एक्स्ट्रा हाथ पैर सब जो भी थे वो सब गायब हो जाते हैं, और एक सामान्य बालक के रूप में आ जाता है। तो इसकी जो बुआ है, भगवान कृष्ण की जो बुआ है श्रुतकीर्ति, वो ये जान जाती है कि आकाशवाणी के हिसाब से जो ये शिशुपाल है, इसकी तो भगवान कृष्ण के हाथों से ही होगी। तो वो उनसे वचन मांगती हैं कि तुम इनकी हत्या नहीं करोगे। तो वो कहते हैं कि जो विधि ने लिखा है वो तो नहीं, मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं इसके 100 ऐसे अपराध क्षमा करूंगा जिन अपराधों की सजा मृत्यु दंड होती है। यानी कि इसके 100 मृत्यु दंड तुल्य अपराधों को क्षमा करने का वो वचन देते हैं। और जब कौरवों की एक सभा में ये भगवान कृष्ण का अपमान करता है बार बार, और उनको गालियां देता है, तो 100 बार गालियां देने पर भी भगवान कृष्ण कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। और जब वो 100 गालियों के बाद जैसे ही 101वीं गाली देता है, तो भगवान अपने चक्र से उसका जो सिर है उसके धड़ से अलग कर देते हैं। तो ये जो शिशुपाल है, ये शिशुपाल इसी चेदी महाजनपद से संबंधित था। इसी चेदी महाजनपद से चेदी वंश की एक शाखा निकलकर, मैंने कुछ दिन पहले बताया था, उड़ीसा जाती है, और वहां पर कलिंग में चेदी वंश की स्थापना करती, जिसका एक प्रमुख शासक कौन है? खारवेल। और खारवेल अपने एक अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये हमारा बेसिकली वो 8 महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। हमने मैप बनाकर इनकी लोकेशन भी देख ली। आपको प्लीज प्रैक्टिस करनी है बार बार मैप बनाकर। अब हम यहाँ पर जो बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध है, महात्मा बुद्ध है, उनका और उत्तर प्रदेश का संबंध देखते हैं। तो अगर हम बुद्ध की बात करें तो उत्तर प्रदेश, इसको बुद्ध की भूमि या लैंड ऑफ बुद्धा भी कहा जाता रहा है, कहा जाता है। वो बेसिकली बौद्ध धर्म के इतिहास, बौद्ध धर्म के विकास में केंद्र बिंदु रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो यही जो है वो गौतम बुद्ध की कर्मभूमि रहे। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी ज्ञान प्राप्ति और धर्म के प्रचार तक उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा उनकी इस यात्रा का साक्षी रहा है। बुद्ध के जीवन से जुड़े कई सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनके हम अब एक एक करके देखते हैं। जिनमें से जो पहला नाम है वो है हमारा सारनाथ। वैसे अगर देखें तो बुद्ध का जन्म तो लुम्बिनी और कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में। ठीक है। 563 BC में उनका जन्म हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में तो वो नहीं है, तो उनको हम छोड़ देते हैं, आज की डेट में तो उत्तर प्रदेश में नहीं है।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहला जो आता है वो आता है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में है, बनारस के पास है। और बोध गया में जब ज्ञान प्राप्ति भगवान बुद्ध को होती है, गौतम बुद्ध को होती है, तो वो सारनाथ आते हैं। और सारनाथ में वो धर्म चक्र परिवर्तन विहार में अपना पहला उपदेश देते हैं। यहीं पर वो चार आर्य सत्यों, यानी कि चतवार आर्य सत्यानी और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देकर बौद्ध धर्म की नींव रखते हैं। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तन के नाम से भी पुकारा जाता है, वहां पर देते हैं। और वहां पर कहा मृगदाब में देते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था। वाराणसी के पास ये सारनाथ स्थित है। और इसके सारनाथ के और भी कई नाम है, इसको सारंगनाथ भी कहा जाता है। सारंग जो है ये पर्यायवाची है किसका? मृग का। ठीक है, तो यहाँ पर मृगनाथ या सारंगनाथ, और इसी की वजह से इसका नाम मृगदाब पड़ा। यहीं पर बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, यहीं पर बौद्ध संघ की। और यहाँ पर कुछ स्तूप भी स्थित हैं। जैसे यहाँ पर जो स्तूप स्थित है वो एक है चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है आपका धमेक स्तूप। यहाँ पर स्थित है धर्मराज का स्तूप। ठीक है, यहाँ पर धर्म चक्र जिन विहार है। ठीक है, यहाँ पर अशोक का भी एक स्तंभ है। इसके एक भाग को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय और बुद्ध गुप्त के समय के लेख हमको यहाँ पर सारनाथ से मिले हैं। 1026 ईस्वी में पाल वंश का शासक जो महिपाल था, उसके समय स्थिरपाल और बसंत पाल नाम के दो लोगों ने यहाँ पर धर्मराजिका और धर्म चक्र जो विहार है इसका पुनरुद्धार किया। और इसका जो अंतिम जो इस पे काम किया वो गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र की रानी थी कुमार देवी, उन्होंने किया। और उन्होंने धर्म चक्र जिन विहार की स्थापना की। तो जो धर्म चक्र जिन विहार है इसकी स्थापना कुमार देवी के द्वारा की। धमेक स्तूप, जिसको हम धर्म चक्र स्तूप के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण मूलतः अशोक ने करवाया था। और ये अपने पूर्ण रूप में जो आता है वो गुप्त काल में आता है। और ये जो है वो गुप्त काल के जो शिल्पी हैं उनकी कला का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्थान बुद्ध से संबंधित है यहाँ पर है वो है श्रावस्ती। हम लोग अभी कौशल महाजन पर पढ़ के आए और हमको पता है जो श्रावस्ती है वो कौशल की राजधानी है। और यहाँ पर बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय गुजारा, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए। हर वर्ष जो 4 महीने वर्षा काल के होते थे वो ये यहीं व्यतीत करते थे। अंगुलीमाल नामक डाकू की आपने कहानी सुनी होगी। उस अंगुलीमाल नाम के डाकू को यहीं पर उन्होंने सुधारा था, श्रावस्ती में ही। और यहीं पर सुधार कर उसको अपना उन्होंने शिष्य बनाया था। और श्रावस्ती में ही एक व्यापारी था जिसका नाम था अनाथ पिंडक, या सुदात भी उसको बोला जाता है। तो यहीं पर उसने महात्मा बुद्ध को जेतवन नामक विहार दिया था। खरीद कर, स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर जेतवन नामक विहार उन्होंने बुद्ध को दान में दिया था। ये माना जाता है कि प्राचीन काल जो था उसमें जो श्रावस्ती की जो आकृति थी वो अर्धचंद्र के आकार की थी। श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी थी, तो यहीं पर कौशल का राजा जो प्रसेनजीत था वो बुद्ध का परम अनुयायी था। और उसने बौद्ध संघ को श्रावस्ती में राजका राम और मल्लिका राम नाम के 2 विहार दान में दिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश की गोंडा और बहराइच जिलों के बीच में स्थित जो आज का सहेत महत है, इसी को प्राचीन श्रावस्ती माना जाता था। सहेत में प्रसिद्ध बौद्ध विहार जेतवन है और महत में जो है वो प्राचीन श्रावस्ती में है। ये कहा जाता है कि बुद्ध ने 45 में से जो 25 वर्षावास है वो यहीं पर बिताए थे। बौद्ध धर्म के अलावा यहाँ का संबंध जो है वो जैन धर्म से भी है। और ये जो जैन 2 तीर्थंकर हैं, एक संभवनाथ और एक चंद्र प्रभु, उनका जो जन्म है वो यहीं पर श्रावस्ती में ही हुआ था। प्रसेनजित ने बुद्ध के लिए यहाँ पर एक पुण्यशाला का निर्माण करवाया था। यहीं पर बुद्ध ने एक महाचमत्कार भी किया था।
ये महाचमत्कार क्या था? यहाँ पर बुद्ध ने एक ही दिन में आम के पेड़ को बीज से अंकुरित करके बड़ा किया और उसके नीचे अपना वृहद रूप दिखाया था, और अपने ही शरीर से अग्नि और जल को उत्पन्न करके दिखाया था, जिसे जल संतारण कहा जाता है। और क्योंकि बुद्ध ने यहाँ पर महाचमत्कार किया था, इसलिए इस स्थल को महाप्रतिहार्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिहार, यानी कि वो स्थल जहां पर बुद्ध ने महान चमत्कार दिखाया था। यहाँ के एक व्यापारी थे जिनकी पुत्री का नाम था विशाखा। विशाखा का ही नाम कुछ बौद्ध ग्रंथों में मिगार माता भी मिलता है। मिगार माता भी मिलता है। यहाँ पर विशाखा ने या मिगार माता ने 27 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को खर्च करके पूर्वाराम विहार का निर्माण किया। पूर्वाराम विहार का निर्माण किया था। गढ़वाल वंश के शासक, प्रीमिडिवल पीरियड की बात करें, पूर्व मध्यकाल की बात करें, तो गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र ने यहाँ जेतवन विहार के बुद्ध भट्टारक को 6 गांव दान में दिए थे। यहाँ पर 2 स्तूप भी हैं जिनके नाम है पक्की कुटी और कच्ची कुटी। ठीक है, पक्की कुटी और कच्ची कुटी। ये जो स्तूप है, ये जो पक्की कुटी है, ये अंगुली माल के अवशेषों पर बना हुआ है, और जो कच्ची कुटी है ये अनाथ पिंडक या सुदात या कहीं कहीं सुदत भी लिखा मिलता है, उसके अवशेषों पर बनाया गया था। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के द्वारा 8 चमत्कारों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अष्ट महाप्रतिहार्य कहा जाता है। अष्ट महाप्रतिहार, ये महाप्रतिहार इसका आगे अष्ट लगा लो, अष्ट महाप्रतिहार्य कहा जाता है, या 8 महान चमत्कार कहा जाता है। और ये जो है ये इसी श्रावस्ती के आसपास के स्तूप में से संबंधित। यहाँ पर जितने भी स्तूप हैं, स्तूप कई प्रकार के होते हैं, और आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने देखा है स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ जो स्तूप बने हैं, वो सभी स्तूप, लगभग सभी स्तूप जो है वो उद्देशिक स्तूपों की कैटेगरी में आते हैं। श्रावस्ती के बाद जो अगला स्थल है वो है संकीसा या संकाश। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में के पास एक नदी बहती है, काली या काली नदी। काली नदी बहती है और गंगा की सहायक नदी है। वहां के तट पर, ये उसके पास में स्थित है संकीसा। और यहाँ ये माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर अपनी जो माता है उनकी अपनी माता को उपदेश देने के लिए स्वर्ग गए थे, और बाद में वो स्वर्ग से यहीं पर संकीसा में स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे थे, जिसको हम स्वर्गावतरण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना कहा जाता है? स्वर्गावतरण। स्वर्गावतरण कहा जाता है। और जिस स्वर्ग में वो गए थे, स्वर्ग भी अलग अलग प्रकार के गए थे, जिस स्वर्ग में वो गए थे उपदेश देने, उसको त्रैंत्रिश स्वर्ग कहा जाता है। और वहां से उपदेश देकर संकीर्षण में वो धरती पर आए, जिस घटना को स्वर्गावतरण कहा जाता है। और इस घटना की याद में, इस घटना की स्मृति में अशोक ने यहाँ पर एक स्तंभ भी बनवाया था, जिसकी जो कैपिटल है वो क्या है? जिसकी कैपिटल है हाथी। एलिफेंट कैपिटल का एक स्तंभ यहाँ पर बनवाया था। संकीसा के बाद जो अगला है वो है कौशाम्बी, जो कि वत्स की राजधानी थी। यहाँ का जो राजा था वो उदयन था, जो कि बुद्ध का भक्त था। इसने बुद्ध को घोषिताराम नाम का विहार भेंट में दिया था। यहाँ का इंपॉर्टेंस इतना ही है। इसके बाद हमारे पास कुशीनगर आ जाता है। बुद्ध के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। कुशीनगर बेसिकली क्या है? आज का जो देवरिया जिला है, ठीक है। यहाँ पर जो कुशीनगर, पाली में इसको कुशीनारा बोला जाता है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। हिरण्यवती नदी के तट पर शालवन में महात्मा बुद्ध का यहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है। 483 483 ईसा पूर्व में, 483 BC।
तो ये माना जाता है कि बुद्ध का जो जन्म हुआ तो वो 563 BC में हुआ था, और 80 साल तक वो जीवित रहे, और 80 साल के बाद 483 BC में महात्मा बुद्ध की जो है वो मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हिरण्यवती नदी, जिसको आज गंडक के नाम से जाना जाता है, वहां पर उनकी मृत्यु होती है। यहाँ पर जो प्रमुख बुद्ध के अनुयायी थे उनके नाम है दब्ब, यहाँ से संबंधित दब्ब, बंधुल, और एक नाम मल्लिक। ये यहाँ के प्रमुख बौद्ध अनुयायी थे। बुद्ध ने दो इम्पोर्टेंट उपदेश यहाँ पर दिए थे, जिनका नाम है, एक का नाम है कुसिनारा सुत्त, और दूसरे का नाम है किंति सुत्त। ये दो महत्वपूर्ण सुत्त या उपदेश यहाँ पर इन्होंने दिए थे, और ये कहाँ पर दिया था? यहाँ पर एक उद्यान था जिसका नाम था बलिहरण। बलिहरण उद्यान में ये उपदेश दिए थे। यहाँ पर माथा कुंवर कोट एक जगह है। तो माथा कुंवर कोट से कनिंघम को एक मूर्ति मिली है, जिस मूर्ति में बुद्ध के परिनिर्वाण का अंकन किया गया है। 6 मीटर लंबी है ये मूर्ति, और चुनार के लाल बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। ठीक है। ये माना जाता है कि गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय उसके वास्तुकार यशदिन ने इसका निर्माण करवाया था। और एक बौद्ध भिक्षु था जिसका नाम था हरिबल। हरिबल ने इसको यहाँ पर एक चैत्य में, इसको निर्वाण मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर बुद्ध की मृत्यु हुई थी माना जाता है, वहां पर स्थापित करवाया था। ठीक है। और क्योंकि बुद्ध जी की मृत्यु यहीं पर हुई थी, महात्मा बुद्ध की, तो कुशीनगर के राम भार नाम का स्थान है, कुशीनगर में राम भार नाम का स्थान है। तो कुशीनगर के इस राम भार नाम के स्थान पर महाकश्यप के नेतृत्व में कुशीनगर के मल्लों ने बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। यहाँ पर एक चैत्य है, एक स्तूप भी है जिसका नाम है अंत्येष्टि स्तूप। ठीक है। यहाँ पर एक चैत्य भी है जिसका नाम है मुकुट बंधन चैत्य, और अंत्येष्टि स्तूप है यहाँ पर। जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग ये जानते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा जाता है, जिन पर 8 स्तूप बनाए जाते हैं, 8 महास्तूप बनाए जाते हैं। तो ये जो बंटवारा हो रहा है, ये बंटवारा जो है वो द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने किया था। ये जो 8 महास्तूप बनाए गए, इन 8 महास्तूपों में से जो 4 महास्तूप हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिनमें से एक है, आ, एक का निर्माण शाक्यों के द्वारा करवाया गया, दूसरे का निर्माण कुशीनगर में मल्लों के द्वारा करवाया गया, तीसरे का निर्माण कोलियों द्वारा करवाया गया। कहाँ पर करवाया गया? रामग्राम में करवाया गया। और चौथे का निर्माण मल्लों द्वारा ही करवाया गया, पावा। तो इन 8 में से जो 4 हैं वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो जो बुद्ध का जीवन काल है उसमें उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था, और बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों की यात्रा करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बौद्ध कला और स्थापत्य का भी विकास हुआ आगे चल के, जिनमें स्तूप हैं, गुफा मंदिर है, मठ है, और बौद्ध मूर्तियों का निर्माण बड़ी मात्रा में हुआ कुषाण काल के दौरान, गुप्त काल के दौरान, और आगे पीछे भी। ये जो कलाकृतियां हैं ये आज भी हमारे सामने उपस्थित हैं, कुछ साबुत हैं, कुछ खंडित हैं, लेकिन ये कलाकृतियां आज भी बौद्ध धर्म और उस काल की समृद्धि और वैभव का प्रमाण हमको देती हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म में 8 महत्वपूर्ण स्थान है जिनको अष्ट महास्थान के रूप में जाना जाता है। अष्ट महास्थान के रूप में जाना जाता है। ये जो स्थान है ये गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़े हुए हैं, और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए इनको तीर्थ स्थल माना जाता है। ये जो अष्ट महास्थान है, इन अष्ट महास्थानों में से जो 4 हैं, ये जो अष्ट महास्थान है इनमें से जो 4 हैं ये कहाँ पर हैं? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित कौन कौन से अष्ट महास्थान में से 4 है? एक सारनाथ है,
एक कुशीनगर है, एक संकीसा है, और एक श्रावस्ती है। तो ये चार तो उत्तर प्रदेश में। अब सवाल आता है बाकी चार जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो जो अन्य चार हैं वो अन्य चार हैं। एक है लुम्बिनी, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जो कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है। दूसरा है बोध गया, जो बिहार में है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान मिला। तीसरा है राजगृह, ये भी बिहार में है। और चौथा है वैशाली, ये भी बिहार में है। तो ये जो तीनों हैं ये बिहार में है, और ये जो चार हैं ये उत्तर प्रदेश में है, और एक नेपाल। तो ये जो है ये बुद्ध और महाजनपद काल से संबंधित उत्तर प्रदेश का इतिहास था। ये पोर्शन खत्म होता है, इसको यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाली क्लास में, अगली क्लास में। तो इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।